After watching the video, if you like my content, then please subscribe my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की है ऑलरेडी। इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक विच इज़ वेरी सिंपल बट वेरी कंफ्यूजिंग। जब बच्चे ये जनरली टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो टुडे आवर टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। हमारे यूनिवर्स में कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हो रही हो, एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, वेदर आप अपने केस में ले लें, आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, आपकी मदर कोई काम कर रही है, आपके फादर कोई काम कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कोई काम कर रहे हैं, या आपकी केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाय अ एनर्जी चेंज। वो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होता ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एनर्जी चेंज हो इट ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, आपको लगे कि हाँ पहले टेम्परेचर कम था अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो एनर्जी चेंज हुआ, या पहले टेम्परेचर ज़्यादा था अब टेम्परेचर कम हो गया तो एनर्जी चेंज हुआ है। नो, ये जो एनर्जी चेंज है, दिस एनर्जी चेंज मे बी अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट, मे बी अकर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मे बी अकर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, ये एनर्जी चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो ये एनर्जी चेंज हो रहा है, ये एनर्जी चेंज हमें क्लियर करता है कि जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में अपनी खुद की कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, कंटेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आया समझ में? ठीक है, कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो हमारे नेचर में अब हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एनर्जी चेंज के थ्रू हो रहा है। ये चेंज क्लियर करता है कि एक सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, और वो एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है और कंपोजिशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ले लीजिए। ठीक है, सपोज आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप पूरे फोकस के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, मीन्स देयर इज नो मोशन इन योर बॉडी। ठीक है, आप पूरे फोकस के साथ देख रहे हैं, आपने पूरा ध्यान इस वीडियो को देखने के लिए लगाया है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। इट मीन्स योर काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी में वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ मोशन। तो जब आप मूव ही नहीं कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर बॉडी बिकम जीरो। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ पे बैठे हैं, ठीक है, यानी हाइट पे नहीं बैठे हैं, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgs, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो बिकॉज हाइट इज जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। अब अभी तक हमें बेसिकली ये पढ़ाया जाता है कि दो मेन एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और आप हाइट में भी नहीं है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ठीक है, इट मीन्स आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, यही होगा ना? इसका मतलब क्या है? आपके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? देखिए बेटा, बिकॉज आप हैं या मैं हूं या कोई भी मैटर हमारे नेचर में विच हैज अ मास, ठीक है, कोई भी मैटर, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ एटम। फाइनली वो किसका बना है? एटम का बना है। ठीक है, अब जो एटम है, एटम में कोई भी हमारे कोई भी किसी भी मैटर की मैं बात कर लूं, ये मैटर किसका बना है? एटम का बना है। ठीक है, अब इस एटम के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब हमने सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हमने 11th क्लास में, दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं?
मूव कर रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड आवर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, आपके आसपास जो भी चीज रखी है, आपके मोबाइल के अंदर आपने वो मोबाइल जिस टेबल पे रखा है उस टेबल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस टाइम पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन कंटेन काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है और वो इलेक्ट्रॉन आपके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इट मींस आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि अभी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है तो उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होती है और हमने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट भी करता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, दूसरे से पहले में आता है, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है विच इज द सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, सेकेंड थिंग, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तभी तो प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब हम कहते हैं जब हम जंप करते हैं तो हमें ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इन अस। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। तो अगर एटम में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख रहा है, इट मींस देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट है। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर चाहे हम मूवमेंट ना कर रहे हो, चाहे हम डिस्टेंस पे ना हो, हाइट पे ना हो, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट है। Clear? And that form of energy, the sum of that energy is known as internal energy which is stored within the substance. ठीक है, so what is internal energy? Internal energy क्या है? Internal energy की definition क्या हो जाएगी? What is internal energy? Internal energy is the energy stored within the substance। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी विच इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनर्जी। सो एक्चुअली यू क्या है, यू है हमारा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी एनर्जीज है। तो इंटरनल एनर्जी इन सारी एनर्जीज का क्या है, सम है। डेफिनेशन क्लियर हुई? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, accurate value of internal energy is impossible to calculate। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमने इंटरनल एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो वो हम नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर? अब क्यों नहीं निकाल पाते हैं, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 10 डिवाइडेड बाय 9, मुझे इसकी एक्यूरेट वैल्यू बताइए। 10 डिवाइडेड बाय 9 इसकी एक्यूरेट वैल्यू बताइए। अगर कोई बच्चा इसकी एक्यूरेट वैल्यू मुझे बता पाएगा तो कमेंट सेक्शन पे बताइए। ठीक है,
1.11111111 कितनी बार 1 आएगा वी डोंट नो। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये 1.11 है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू इतनी ही है। उसी तरह हमारे अंदर या किसी भी मैटर के अंदर जो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिन एनर्जीज की एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टोटल सम है, ठीक है, टोटल है, जिसकी वैल्यू किसको मिला के आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी को मिला के। और इसमें मैं कह रही हूं कि z और a को कैलकुलेट कर पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू को मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। तो अगर इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू को मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी तो क्या मेरा टोटल एक्यूरेट आएगा? नहीं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं हुई है और टोटल इन दोनों पे भी डिपेंड कर रहा है, तो टोटल वैल्यू इन दोनों की वजह से एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। उसी तरह इंटरनल एनर्जीज में जो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, उसमें से कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिन्हें कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है, तो प्रैक्टिकली हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इंटरनल एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि हमें एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। Fortunately, we don't need the accurate value of the internal energy. What we need the change in internal energy. हमें क्या चाहिए? हमें change in internal energy चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? Change in internal energy। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम जब इंटरनल एनर्जी ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ना यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में वो एनर्जीज जो एनर्जीज कैलकुलेट कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, हम उसे क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, नाउ जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, सपोज ये हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम, ठीक है, स्टेट 1 है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है स्टेट 2 में, स्टेट 2 में इसकी इंटरनल एनर्जी मान लो U1 थी, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लो U2 थी। ठीक है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वो हमने कांस्टेंट मान ली C। ठीक है, तो इसकी भी जो इंटरनल एनर्जी, ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें भी वो वैल्यू कितनी रहेगी? C ही तो रहेगी, क्योंकि हमने उसे कांस्टेंट माना है। और इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U क्या कहेगा? U2 माइनस U1। तो जब U2 माइनस U1 कहेंगे तो जो एनर्जी चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी हमने कांस्टेंट मानी है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी वो वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज में कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रही है, यानी उसके होने या ना होने से इंटरनल एनर्जी चेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। आया समझ में? एक बार और सुन लीजिए, हम इंटरनल एनर्जी के केस में क्या कहेंगे कि जो वैल्यू प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना, हम उसको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। जब हम उसको कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा? जब हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे तो उसके केस में वो वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी और उस वैल्यू की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, यानी उस वैल्यू का होना और ना होना कोई फर्क नहीं करेगा और बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल है उसमें वो C मैटर करेगा। ठीक है, उसमें वो C मैटर करेगा, तो उसमें हम
यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेल्टा यू के केस में क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, ये कब कब होता है, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ये कब कब होगा, तो पहली बार इंटरनल एनर्जी चेंज होगा अगर हीट इन एंड आउट हो रही है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सिस्टम में अगर हीट इन हो रही है या हीट आउट हो रही है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। सेकेंड, वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम, या तो कोई सिस्टम काम कर रहा है या किसी सिस्टम पे काम हो रहा है, दोनों के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैटर इन एंड आउट, किसी भी सिस्टम से अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर हम बाहर निकाल रहे हैं या कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्लूड कर रहे हैं तो भी हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इन तीनों के कारण किसी भी सिस्टम में हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, क्लियर। सो दिस इज अबाउट इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्टेट फंक्शन। जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी मेरा स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या है, a physical quantity which depends upon only the initial and the final state and does not depend upon the path by which that state is obtained is known as state function, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वो डिपेंड कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे आया, इस बात पे हमारा इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहा है, तब वो स्टेट फंक्शन होगा। नाउ फॉर एग्जांपल, आपका ये हैंड है, ठीक है, इस हैंड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, इस हैंड को रब किया, ठीक है, रब किया, और इट मीन्स आई एम डूइंग अ मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मैं एक मैकेनिकल वर्क कर रही हूँ, मैं इसको दूसरे हाथ से रब कर रही हूँ और इसकी एनर्जी को 1 किलो जूल तक इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। ये हैंड है, इस हैंड की इनिशियल एनर्जी सपोज x किलो जूल थी, ठीक है। मैंने क्या किया, रब किया, रब करने से मैंने 1 किलो जूल एनर्जी इसकी बढ़ा दी, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, x प्लस 1 किलो जूल। सेकेंड टाइम पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक हॉट बैग रख दिया जिसने इसको क्या प्रोवाइड की, 1 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, x प्लस 1 किलो जूल। यानी दोनों केस में द इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट रिमेन सेम। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे कि जो आपका एनर्जी चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, वो किस वे में हुआ है, मैकेनिकल वर्क डन के थ्रू हुआ है या दूसरे वर्क डन के थ्रू हुआ है, इससे इंटरनल एनर्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उसका इनिशियल स्टेट x किलो जूल था, फाइनल स्टेट उसका x प्लस 1 किलो जूल है। सो दिस प्रूव्स दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, क्लियर। नेक्स्ट, डेल्टा यू साइन। अब हमने कहा डेल्टा यू इज इक्वल टू u2 माइनस u1, इट मीन्स फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरा डेल्टा यू नेगेटिव आता है, नेगेटिव कब आएगा, व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट की ज्यादा थी और फाइनल स्टेट की कम हुई, यानी उस समय हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, हीट इवॉल्व होगी। तो इसके केस में क्या होगी, हीट इवॉल्व, ठीक है। एंड व्हेन डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इट मींस u2 इज ग्रेटर देन u1,
और U2 U1 से कब ग्रेटर होगा? जब सिस्टम एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, जब हीट क्या होगा हमारा? एब्सॉर्ब। तो डेल्टा यू नेगेटिव यानी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, जैसा हमारी किस में होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। और डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा? जब हमारी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, जैसा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। Why it is an extensive property? Because it depends upon the quantity of the matter present in the system. जो सिस्टम है उसमें कितना क्वांटिटी मैटर प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करेगी हमारी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी? कि जो हमारा सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड इफ वी टॉक अबाउट आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अब मैं आइडियल गैस में कह रही हूँ कि आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस आइडियल गैस है और साथ ही साथ कंडीशन हमने आइसोथर्मल रखी है। तो इन दैट केस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन ये किस में होगा? व्हेन द गैस इज द आइडियल गैस एंड द सिचुएशन इज आइसोथर्मल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। इतने में आपका इंटरनल एनर्जी पूरा का पूरा कवर हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी में आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। एंड इफ यू लाइक